सबसे बड़ा सवाल तो यही है, लोग, ये एक ऐसा चुनाव है जहां एक तरफ प्रधानमंत्री के चेहरे पर लोग वोट के लिए जाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ जो ऑपोजिशन एक साथ होने का जो दम दिखा रही है, जो दावा कर रही है, कौन होगा वो चेहरा? अगर आप उसको वोट भी करेंगे, लोग चाहते हैं कि ठीक है इस पार्टी को, इतनी सारी पार्टियां एक साथ है, इनको हम वोट करेंगे, नेतृत्व कौन करेगा उसका? देश की कमान किसके हाथ में होगी? बिल्कुल। और देखिए, बीजेपी इसी मुद्दे पर विपक्षी गठबंधन को घेरती रही है। आप देखिए, 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर हुआ। 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ, मोदी के चेहरे पर हुआ। 10 साल सरकार के बाद, 5 साल सरकार के बाद भी 2019 में एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। अब 10 साल मोदी सरकार को हो गया है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी जो होना चाहिए वो नजर नहीं आ रही है। जो मोदी की लोकप्रियता है, खासतौर से युवाओं में, आंकड़ों की बात करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ वोटर में से 1.5 करोड़ वोटर 18 से 19 वर्ष का था, जिसने पहली बार वोट किया था। इस बार माना जा रहा है कि युवा वोटर जो 18 से 19 साल जो पहली बार वोट करेगा वो तकरीबन 2 करोड़ के लगभग होगा। तो युवाओं को जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर्षित करते हैं, उनकी योजनाएं आकर्षित करती हैं, और इस बार के चुनाव में प्रधानमंत्री कह चुके हैं। आप देखिए, बीजेपी का सम्मेलन हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि लोटस उम्मीदवार है हर सीट पर, यानी कोई भी नाम कोई भी हो, लेकिन कमल का फूल चिन्ह होगा और प्रधानमंत्री का चेहरा होगा। तो इसी पर वोट इस बार भी होगा। 10 साल के जो सरकार के कामकाज है वो मुद्दा होगा। सबसे बड़ा मुद्दा जो राम मंदिर का सपना साकार हुआ, उसको बीजेपी भुनाएगी। बिल्कुल प्रकाश, और ये बड़ी खबर एक बार दर्शकों को फिर से बता दें और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि तमाम संवाददाता अलग अलग राज्यों से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने राज्य का अपडेट दे रहे हैं। तो बड़ी खबर यही है, 24 का इम्तिहान, कल तारीखों का ऐलान। और देखिए, दिल्ली से हमारे साथ रवि त्रिपाठी हैं, रविंद्र कुमार हमारे साथ दिल्ली से हैं, ब्रह्म प्रकाश भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, साथ ही विशाल पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रसाद भोसेकर हमारे साथ हैं, मुंबई से अश्विन हमारे साथ है, प्रशांत झा पटना से, और नीतीश पांडे भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। प्रशांत भोसेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं आंध्र प्रदेश से, जहां पर विधानसभा के भी चुनाव होने हैं, और प्रसाद भोसेकर हमारे साथ जुड़े हुए, माफ कीजिएगा, क्योंकि प्रशांत भी देखिए बिहार से भी लगातार खबरें वो पहुंचाते रहते हैं, और बिहार में तो आज कैबिनेट की एक बार मीटिंग भी होनी है, नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, उस पर भी अपडेट जी न्यूज आप तक पहुंचाएगा। फिलहाल प्रसाद भोसेकर, आपका रुख कर रही हूं मैं, इस बार का चुनाव आंध्र प्रदेश में कितना दिलचस्प लोकसभा का होने वाला है? बिल्कुल, कुछ देर पहले हमारे सहयोगी रवि त्रिपाठी ने बराबर सही कहा था कि 2014 तक कांग्रेस का जो दबदबा था आंध्र प्रदेश में, जब आंध्र प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था, 2004 और 2009 में कांग्रेस की सीटों की वजह से ही केंद्र में मनमोहन सरकार बनी थी। लेकिन जब तेलंगाना राज्य अलग बना तो आंध्र प्रदेश में कांग्रेस बिल्कुल जीरो हो गई, शून्य। वहां पर उनको 2014 और 2019 में एक भी सीट, चाहे वो विधानसभा हो या फिर लोकसभा, एक भी सीट नहीं मिली। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्यों में जो है अपना वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना में खास करके पिछली बार 2019 में उनको 4 सीटें आई थी, इस बार उनको काफी उम्मीदें हैं। और वहीं आंध्र प्रदेश में भी जो टाई अप उन्होंने किया है, अलायंस किया है पिछले दिनों तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के साथ, उम्मीद है कि ये दोनों तेलुगु राज्यों में बीजेपी जो है अपने नंबर बढ़ा सकती है। बिल्कुल, और अब हम एक बार फिर से जम्मू चलते हैं। रजत हमारे साथ जम्मू से जुड़े हुए हैं। जम्मू में आप बताइए, इस वक्त चुनावी समीकरण किस तरह के नजर आ रहे हैं रजत? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में क्योंकि लोकसभा सीटों को लेकर जो बदलाव हैं वो भी हुए हैं। हाल ही में परिसीमन हुआ है। पहले जम्मू कश्मीर 6 लोकसभा सीटों का हुआ करता था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था। लद्दाख अलग होने के बाद अब जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें कि 2 सीटें जम्मू संभाग में और 2 कश्मीर, और 1 सीट जो है वो आधी आधी है। अगर जम्मू की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने 2 कैंडिडेट्स रिपीट किए हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो MOS भी हैं, और साथ ही साथ जुगल किशोर शर्मा को जम्मू रियासी सीट से यहां पर लड़ाने की उन्होंने फिर से विचार भी सबकी नजर बनी हुई है। और इस वक्त हमारे साथ प्रशांत झा भी पटना से हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। प्रशांत, एक तरफ पटना में आज नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार, कैबिनेट की मीटिंग, ये सारे समीकरण बनते हैं नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर इस बार का चुनाव कितना दिलचस्प होने जा रहा है, क्योंकि कल चुनाव की तारीखों का ऐलान। कितने प्रत्याशी अभी तक पार्टियों की तरफ से सामने किए गए, चाहे एनडीए की बात कर ले या INDIA की बात करें?
सिर्फ एनडीए और आईएनडीए की बात नहीं करनी है, इसमें सिर्फ इंडी और एनडीए की नहीं, इसमें बात करना है ओबीसी की, क्योंकि इस पूरे खेल को जो चुनाव होना है 2024 का लोकसभा की, इसमें ओबीसी सबसे ज़्यादा रंगीनियाँ डालेंगे। आपको बता दें कि ओबीसी ने 11 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। 2 उम्मीदवारों की उन्होंने घोषणा भी कर दी है कि कौन चुनाव लड़ेंगे। किशनगंज से अख्तरुल इमाम को उन्होंने उतार दिया है। तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पर 40-40 सीटों पर जब इंडी गठबंधन और एनडीए आमने सामने होंगे, उसमें जो मुस्लिम वोट है, मुस्लिम वोट को लेकर के ओबीसी बदला लेगा इंडी गठबंधन से। जिस इंडी गठबंधन ने इसके साथ 2020 में खेल कर दिया था और इसके जीते हुए विधायकों को तोड़ के अपने साथ में ला लिया था। एक चीज और बताना चाहता हूं आपको कि 2009, 2014, 2019 की बात की जा रही है बिहार की। आप समझ लीजिए कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहली बार चुनाव लड़े थे तो लोगों ने क्यों एनडीए पर भरोसा जताया था, इसके पीछे थी बिहार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीमांचल का जिक्र भी कर चुके हैं और नुकसान सबसे ज्यादा अगर किसी को होगा तो वो कांग्रेस को होगा। जिस गढ़ में किशनगंज की बात आप कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, वो कांग्रेस का है और वहीं से ओवैसी भी सीमांचल की ओर इशारा कर चुके हैं। तो एक तरीके से वोटों का पोलराइजेशन भी देखने को मिल सकता है। प्रशांत, बने रहे आप हमारे साथ। और मुंबई चलते हैं अश्विन के पास। अश्विन, लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र में अभी कई सीटें ऐसी हैं जिन पर प्रत्याशियों के नाम साफ नहीं हो पाए हैं। इस पूरी प्रक्रिया में और कितना वक्त लग सकता है? सीट शेयरिंग का फॉर्मूला किस तरह बनता नजर आ रहा है? जी देखिए, चूंकि पिछले कुछ सालों में अगर हम 2 साल की बात करें तो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा राजनीतिक उथल पुथल हुआ है। जो शिवसेना पहले एक हुआ करती थी, अब 2 शिवसेना हो चुकी है। जो एनसीपी पहले एक हुआ करती थी, अब 2 फाड़ हो चुकी है। तो ऐसे में जो सीटों के बंटवारे को लेकर अलग अलग खेमा बना है, चाहे वो बीजेपी के साथ गई एकनाथ शिंदे और अजित पवार का खेमा हो, वहाँ पर भी बात अभी पूरी तरह से नहीं बनी है। बीजेपी ने जिन 20 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स का नाम का ऐलान किया है, वहाँ पर पहले से ही बीजेपी जो है जीत कराई है, चाहे वो 2014 की बात हो या फिर 2019 की। लेकिन जो उनके सहयोगी पार्टियां हैं, चाहे वो शिवसेना हो और एनसीपी हो यानी अजित पवार खेमा, उन्हें कितनी सीटें मिलेंगी इस पर अभी आखिरी मोहर नहीं लग पाई है। और नतीजा ये है कि ना ही एकनाथ शिंदे की तरफ से और ना ही अजित पवार की तरफ से कैंडिडेट कौन होगा ये तय हो पाया है। सबसे बड़ी बात यही है, देखिए तमाम पार्टियां जो एक साथ लड़ती थी, बिहार में भी हमने देखा किस तरीके से यहाँ पर चिराग पासवान खेमा भी 2 हो गया है। और महाराष्ट्र का उदाहरण तो आपने दिया ही, ना सिर्फ शिवसेना बल्कि एनसीपी भी 2 फाड़ में हो गई है। ऐसे कई ऐसे राज्य है जहां पर अभी तो और ज्यादा देखेंगे कि कौन सा नेता किस करवट लेता है और कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं। कांग्रेस में भी लगातार बगावती रुख अख्तियार है। आए दिन कांग्रेस के टॉप लीडर्स कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर, कल चुनाव की तारीख का ऐलान होने वाला है और आज 24 का रिजल्ट 6 बजे आप जी न्यूज पर देखेंगे। बड़ी कवरेज और जी मीडिया संवाददाता, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, रवि, रविंद्र प्रसाद और अश्विन, साथ ही हमारे साथ विशाल पांडे भी बने हुए हैं, प्रशांत झा, ब्रह्मप्रकाश दुबे और नीतीश पांडे। तमाम सहयोगियों का हम आगे भी रुख करेंगे, सभी हमारे साथ बने रहिए।